नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएएस वेदा और मैं हूं रजनीश जैन। आज का हमारा एमपी स्पेशल सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो कम से कम 2 नंबर आपके पक्के। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, मध्य प्रदेश के साथ साथ ही देश की भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपने स्क्रीन पर एमपी का नक्शा देख रहे हैं। कैसा बना है ये भी बताइएगा। मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो नर्मदा नदी को सबसे पहले हम नक्शे के आधार पर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको थ्योरेटिकली देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ होती हुई जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपको दिख रहा है अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, जो कि अनूपपुर जिले में पड़ता है। नर्मदा नदी यहाँ से बहती है, ये आप देख पा रहे होंगे, येलो रंग का एरिया। यहाँ से बहते बहते गुजरात में चली जाती है और गुजरात में भड़ूच में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। तो ये इसका पूरा एरिया है मध्य प्रदेश का। ये नर्मदा से ऊपर वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये विंध्याचल पर्वतमाला का क्षेत्र कहलाता है। और इससे नीचे वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर ही, वो सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि नर्मदा के उत्तर में कौन सा पर्वत है। तो उसका जवाब होगा कि नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला है और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। तो उसका जवाब होगा नर्मदा। ठीक उसी प्रकार विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो उसका जवाब होगा नर्मदा नदी। हमें नर्मदा नदी की दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का, ये पूरब कहलाता है। ये वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे, इसको रेफरेंस आप ले सकते हैं। तो ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है और ये उत्तर है। तो हम इसी आधार पर अब बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पूरब से बहती हुई पश्चिम की ओर जाती है। नर्मदा नदी पूरब से बहती हुई पश्चिम की ओर जाती है, मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से होते हुए। और वह क्षेत्र जिस क्षेत्र से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, उस संपूर्ण क्षेत्र को नर्मदा घाटी क्षेत्र कहा जाता है। तो हम सारी चीजें फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र क्या हुआ? अनूपपुर जिले का अमरकंटक क्षेत्र। अनूपपुर जिले का अमरकंटक, ये है उद्गम नर्मदा नदी का। और इसका उस अवसान क्या हुआ? नर्मदा नदी का अवसान क्षेत्र कौन सा कहलाया? तो भड़ूच, जो कि खंबात की खाड़ी में है। नर्मदा नदी का अवसान भड़ूच में होता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 1312 किलोमीटर है। कुल लंबाई की अगर बात करें तो 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल 1077 किलोमीटर बहती है। यानी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाला क्षेत्र जिसमें नर्मदा नदी प्रवाहित होती है वह है 1077 किलोमीटर। ये याद रखिएगा। हम अभी थ्योरेटिकली भी देखेंगे, पहले आप मैप पर समझ लीजिए अच्छे से। तो ये मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र है, ये 1077 किलोमीटर है। इसके बाद हम नर्मदा नदी के रास्ते में पड़ने वाली कुछ प्रमुख परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। तो उनको मैप पर पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसको थ्योरेटिकली। तो यहाँ से आप देख रहे हैं अमरकंटक से प्रवाहित होना शुरू होती है नर्मदा नदी। तो सबसे पहले पड़ती है बरगी परियोजना। ये आप देख पा रहे होंगे, बरगी परियोजना, जो कि जबलपुर में पड़ती है। अच्छे से याद कर लीजिए, बरगी परियोजना जबलपुर में है और नर्मदा नदी पर बनी है। फिर उसके बाद आती है इंदिरा सागर परियोजना। ये आप देख पा रहे होंगे येलो क्षेत्र, इंदिरा सागर परियोजना, जो कि खंडवा में है। इसको भी बहुत अच्छे से याद करिएगा, पेपरों में पूछ लिया जाता है। इंदिरा सागर परियोजना खंडवा। फिर हम देखते हैं ये ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना जो कि खंडवा में ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आता है महेश्वर परियोजना, जो कि खरगोन में है। याद रखिएगा, महेश्वर परियोजना खरगोन में है और नर्मदा नदी पर बनी हुई है। ये प्रमुख परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। जबकि एक और परियोजना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सरदार सरोवर परियोजना, जो कि गुजरात में पड़ती है, मध्य प्रदेश में नहीं पड़ती। जो कि अगर पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस क्षेत्र में है, तो उसका जवाब होगा नर्मदा जिले के केवड़िया क्षेत्र में। नर्मदा जिले के केवड़िया क्षेत्र में सरदार सरोवर परियोजना है। और ये किस नदी पर है? ये है नर्मदा नदी पर। ये बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। अब हम नर्मदा नदी को फैक्चुअली देखते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे टू द पॉइंट बात कर। तो चलिए,
तो सबसे पहले नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र, तो इसका क्या है, अमरकंटक, अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले के अमरकंटक क्षेत्र में उद्गम है नर्मदा नदी का। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का अवसान क्षेत्र कौन सा है, तो खंबात की खाड़ी में भरूच, जो कि गुजरात में है, ये इसका अवसान क्षेत्र है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है नर्मदा नदी की, जबकि मध्य प्रदेश में वह 1077 किलोमीटर प्रवाहित हुई। ये बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 1077 है और संपूर्ण लंबाई जो कि नर्मदा नदी की है वो है 1312 किलोमीटर। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं, तो आपका जवाब होगा 41 यानी 41। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। तो उनमें से कुछ नदियों के बारे में हम नाम देख लेते हैं। सारी नदियां महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही पेपर में इस प्रकार का पूछा जाएगा, क्योंकि 41 नदियां बहुत ज्यादा नदियां होती हैं, पेपर में आमतौर पर ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण नदियों के देख लेते हैं। तो एक है हिरण, दूसरी शेर, हथनी, तवा और शक्कर। इन नदियों के नाम याद करना कोई कठिन काम नहीं है, इसलिए आमतौर पर ये नाम पूछ लिए जाते हैं पेपरों में, तो आप इन नामों को याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कि नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। फिर हम देखते हैं नर्मदा नदी पर बनने वाले जलप्रपातों के बारे में। तो अमरकंटक में दुग्धधारा और कपिलधारा, ये दो जलप्रपात हैं। नर्मदा नदी के उद्गम क्षेत्र अमरकंटक में दुग्धधारा और कपिलधारा, ये दो जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। फिर उसके बाद जबलपुर पहुंचती है, तो जबलपुर में भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बना। नर्मदा नदी जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बनाती है, अच्छे से याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं महेश्वर पे। तो महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात, महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है, अच्छे से याद रखिएगा। फिर आते हैं बड़वाह पे। तो बड़वाह में दर्दी और मंदार, ये दो जलप्रपात हैं, दर्दी और मंदार बड़वाह में, अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर बनी परियोजनाओं के बारे में, जैसा कि हम मैप पर भी देख चुके हैं, तो इस बार हम फैक्चुअली देख लेते। तो ये है जबलपुर में बरगी परियोजना, अच्छे से याद रखिएगा, जबलपुर में बरगी परियोजना। खंडवा में इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना कहां पर है, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये है खंडवा में। ये भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो उसका जवाब होगा कि नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना निर्मित है। फिर अगला है खंडवा में ही ओमकारेश्वर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर बनी हुई है। फिर हम बात करते हैं खरगोन की। तो खरगोन में है महेश्वर परियोजना। और फिर उसके बाद आता है सरदार सरोवर परियोजना, जो कि गुजरात में है, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया क्षेत्र में, अच्छे से याद रखिएगा। फिर हम देख लेते हैं इसके कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। पूरब से पश्चिम की ओर, यानी ये पूरब है और नर्मदा नदी इस दिशा में बहती है, इस दिशा में। फिर हम देखते हैं उत्तर तथा दक्षिण भारत के विभाजक के रूप में नर्मदा नदी को जाना जाता है, उत्तर तथा दक्षिण भारत के विभाजक के रूप में। फिर एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो अभी सवाल पूछा जा सकता है कि एस्चुरी क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां की समुद्र का खारा पानी नदियों के ताजे पानी के साथ मिलता है। समुद्र का खारा पानी नदियों के ताजे पानी के साथ मिलता है, वह एस्चुरी क्षेत्र कहलाता है। साथ ही साथ ऐसी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं जो कि रिफ्ट घाटी से होती हुई बहती हैं, जो कि रिफ्ट घाटी से होती हुई बहती हैं। यानी एक और इफेक्ट आपका इसमें निकल के सामने आ गया कि नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होती हुई बहती है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होती हुई बहती है। नर्मदा नदी से संबंधित कुछ नए फैक्ट्स भी बुकों में शामिल कर लिए गए हैं, तो हम एक बार उनको भी देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाए आप उसको सॉल्व कर पाए। तो हम शुरू करते हैं। तो नर्मदा एक संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खुशी का दाता, यानी गिवर ऑफ प्लेजर। नर्मदा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है खुशी का दाता, याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है नर्मदा, मैं आपको बता चुका हूं। तथा नर्मदा प्रदेश की सबसे बड़ी तथा देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी, याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि नर्मदा प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, यानी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी नदी है, वह है नर्मदा नदी। और देश की अगर 5वीं सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो वह होगी नर्मदा। फिर हम देखते हैं नर्मदा नदी पर नर्मदा पुराण लिखा गया है, जो कि अकेला ऐसा उदाहरण है।
नर्मदा पुराण लिखा गया है नर्मदा नदी पर। पुराणों के अनुसार नर्मदा का उद्भव भगवान शंकर से हुआ है। भगवान शंकर से हुआ है और शिव के शरीर से प्रकट होने के कारण ही इसे शिवतन्या भी कहा जाता है। शिवतन्या याद रखिएगा। फिर अगला है, एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं गंगा वर्ष में एक बार नर्मदा में आती है। स्वयं गंगा वर्ष में एक बार नर्मदा में आती है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन नर्मदा में गंगा का वास रहता है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन। वैसे ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, बाई चांस अगर पूछ लिया जाता है तो आप इसको सॉल्व कर पाए। फिर नर्मदा नदी के अन्य नाम भी हम देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो ये है रेवा रामायण के अनुसार, रेवा रामायण के अनुसार, सोमो देवी, मैकलसुता, शंकरी तथा भूगोलविद टोलमी के अनुसार नामोदोस, यानी भूगोलविद टोलमी ने नर्मदा नदी को नामोदोस कहा है। इसे अमरकंठी भी कहा जाता है। अमरकंठी। नामों को हम एक बार और देख लेते हैं। तो रेवा रामायण के अनुसार, फिर सोमो देवी, मैकलसुता, शंकरी, नामोदोस टोलमी के अनुसार और अमरकंठी। फिर हम देखते हैं, एक अनुमान के अनुसार नर्मदा भारतवर्ष की सबसे प्राचीन नदी है। नर्मदा नदी भारतवर्ष की सबसे प्राचीन नदी है। इसका अवतरण लगभग 4 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग के पहले सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से आने वाली जल धाराओं को वहन करने वाली धारा रेवा अथवा नर्मदा के रूप में हुआ। तो कुल मिला के आप केवल इतना याद रखिएगा कि नर्मदा नदी 4 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व है और क्रिटेशियस युग के भी पहले की नदी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक स्थित नर्मदा कुंड से हुआ है। अमरकंटक स्थित नर्मदा कुंड वह क्षेत्र जो कि नर्मदा का उद्गम क्षेत्र कहलाता है, नर्मदा कुंड कहलाता है, वह अमरकंटक के ही अंदर आता है। फिर नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर 1312 किलोमीटर की यात्रा कर गुजरात के भड़ोच के पास अरब सागर में गिरती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो याद रखिएगा 1312 किलोमीटर नर्मदा की कुल लंबाई है और 1077, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश में बहती है। 1077 मध्य प्रदेश में और 1312 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। और कहाँ गिरती है? तो भड़ोच के पास अरब सागर में गिरती है, गुजरात में। फिर भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पथ और दक्षिण पथ की सीमा का निर्धारण भी करती है। भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पथ और दक्षिण पथ की सीमा का निर्धारण करती है। पवित्रता के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा। तो सवाल ये पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा नर्मदा नदी। फिर अगला पॉइंट है, नर्मदा नदी का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाभ प्रणाली वाला है। वृक्षाभ प्रणाली। फिर ये अगला पॉइंट है, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जबकि 1077 किलोमीटर वह मध्य प्रदेश में बहती है। फिर अगला है कि नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं और मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग को पालती पोसती हैं। फिर नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियों में से 39 सहायक नदियां यानी 39 सहायक नदियां इससे मध्य प्रदेश की सीमा में ही जुड़ती हैं। सिर्फ 2 नदियां ही गुजरात में मिलती हैं। तो ये देखने वाली बात है कि नर्मदा की 41 सहायक नदियों में से 39 यानी 39 सहायक नदियां इससे मध्य प्रदेश की सीमा में ही जुड़ जाती हैं, जबकि 2 नदियां गुजरात में मिलती हैं। अच्छा फैक्ट है। फिर देखते हैं, अंतरराज्यीय नदी नर्मदा का 18.25 मिलियन एकड़ फीट पानी मध्य प्रदेश को आवंटित है। 18.25 मिलियन एकड़ फीट पानी मध्य प्रदेश को आवंटित है। जल का सिंचाई के लिए उपयोग करने के लिए, यानी नर्मदा नदी के जल की सिंचाई के रूप में उपयोग करने के लिए 29 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांधों का निर्माण करने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 29 बड़े यानी 29, 135 यानी 135 मध्यम और 3000 छोटे बांधों का निर्माण करने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक 11 बड़े, 19 मध्यम और 1000 छोटे बांधों का निर्माण हो चुका है। फिर हम आगे देखते हैं कि नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित सभी बांधों को पूरा हो जाने पर मध्य प्रदेश को तकरीबन 27,55,000 हेक्टेयर सिंचाई की सौगात मिलेगी। 27,55,000 हेक्टेयर। अगला है, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट, 93,180 वर्ग किलोमीटर। इसमें से मध्य प्रदेश में 89.8%, महाराष्ट्र में 2.7% व गुजरात में 8.5% भाग आता है।
तो आप कुल मिलाकर नर्मदा नदी का अववाह क्षेत्र याद रखिएगा, 93,180 वर्ग किलोमीटर नर्मदा नदी का अववाह क्षेत्र है। फिर अगला है, कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किसने अपने ग्रंथों में किया है? तो उसका जवाब हुआ कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूतम में। फिर अगला फैक्ट है, नर्मदा नदी का वाहन मगरमच्छ माना जाता है। और ये फैक्ट हम देख चुके हैं कि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, अपितु एस्चुरी यानी ज्वार नद बनाती है। दोस्तों, हम अपने लेक्चर्स में बाकी सभी नदियों के बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे और सारे महत्वपूर्ण नदियों को हम कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी और अच्छा करते रहने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जय हिंद।